हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बढ़िया ही होंगे। मैं पंकज राजपूत, आपका बायोलॉजी मेंटर, आपके अपने फेवरेट एक्सपी क्लासेस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, जहां पर आपको बिल्कुल फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है ताकि आप अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सके। जैसा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट किया था, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, गुणसूत्रीय सिद्धांत हमने कवर कर लिया था। आज हमें देखना वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत। आज हमें देखना है क्या? लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन, मतलब सहलग्नता और पुनर्संयोजन। इसको हमें करना, कंप्लीट करना है। तो इसमें क्या है, आपको मतलब एनसीईआरटी वाले लेवल पर आने से पहले कुछ चीजें जो है, लिंकेज क्या है और रिकॉम्बिनेशन क्या है, इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा समझाएंगे आपके, इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तब आपको जाकर के समझ में आएगा कि लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन होता क्या है। इसके बाद फिर हम क्या होंगे, एनसीईआरटी पर आ जाएंगे। तो आपको क्या करना, पहले थोड़ा सा हम क्या करेंगे, लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन का इंट्रोडक्शन देंगे कि लिंकेज होता क्या है और रिकॉम्बिनेशन होता क्या है। अगर आपने 11th का क्रॉसिंग ओवर समझा होगा या क्रॉसिंग ओवर अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको सहलग्नता, पुनर्संयोजन या रिकॉम्बिनेशन अच्छे से समझ में आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर पुनर्योजन लग गया, ठीक है। पुनर्योजन या पुनर्संयोजन, चलो इसको सही कर दे रहे हैं। पुनर्संयोजन या पुनर्योजन भी अपना क्या है, ठीक ही है, ठीक है। तो अपना क्या है, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन को हमें समझना है। लिंकेज अपनी क्या होती है, सहलग्नता, और पुनर्संयोजन अपना क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन। चलो तो ये क्या अपना होमवर्क कर लेते हैं, एचडब्ल्यू जो दिया था पिछले लेक्चर में। अब इसमें देखते हैं हमारा जो पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है इसमें क्या है, मेंडल ने अपने कार्य किस वर्ष प्रकाशित किए थे? तो उन्होंने कब, 1865 में, 1865 में उन्होंने अपने कार्य क्या किए थे, पब्लिश किए थे। जिन्होंने कर दिया आंसर वो अपने मिला लें, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हमारा अगला जो क्वेश्चन है, वो क्या, मेंडल के कार्यों की पुनः खोज किस वर्ष हुई थी? 19 में। कब हुई थी? 19 में। 1900 में क्या हुई थी, इनकी खोज हुई थी। इतना क्लियर है। और किन वैज्ञानिकों ने की थी? कार्ल कोरेन, सेरमार्क और ह्यूगो डी ब्रीज। अच्छा, अगला क्वेश्चन ये, मेंडल के कार्यों की पुनः खोज किन तीन वैज्ञानिकों ने की थी? किन ने की थी? ह्यूगो डी ब्रीज, अपना सेरमार्क और कौन सा, कार्ल कोरेंस। तो यहां पर लिख दें, डी ब्रीज लिख दे रहे सीधा, डी ब्रीज। दूसरा कार्ल कोरेंस, कार्ल कोरेंस। और तीसरा अपना क्या है, सेरमार्क, सेरमार्क। इतना क्लियर है आपका? अपने तीनों साइंटिस्ट कौन कौन से थे? ह्यूगो डी ब्रीज, कार्ल कोरेंस और सेरमार्क। इसके बाद देखते हैं हमारा जो चौथा क्वेश्चन है उसमें क्या है, वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत किसने दिया था? किसने दिया था? अपने किसने, बोमेरी, थियोडर बोमेरी और सटन, सटन और बोमेरी ने दिया था। किसने दिया था? सटन व बोमेरी, सटन व बोमेरी। इतना क्लियर है? जिसने अभी क्या अपना पिछला लेक्चर नहीं देखा होगा उसको ये आंसर समझ में नहीं आ रहे होंगे कि चल क्या रहा है यहाँ पर, इसलिए अपना पिछला लेक्चर देखिए फिर यहाँ पर आइए। आधुनिक आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता था? द मॉडर्न फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कौन थे अपने? टीएच मॉर्गन थे, थॉमस हंट मॉर्गन। कौन थे अपने? टीएच मॉर्गन या थॉमस हंट मॉर्गन। जो भी आपको सही लगे वो आप लिख लीजिए। इतना क्लियर है? इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या, टीएच मॉर्गन ने किस कीट पर अपने प्रयोग किए थे? तो किस कीट पर प्रयोग किए थे, कीट या इंसेक्ट? किस पर? फ्रूट फ्लाई, जिसका नाम क्या था, ड्रोसोफिला मिलानो गैस्टर। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं दोनों में से, फ्रूट फ्लाई लिख दीजिए या ड्रोसोफिला मिलानो गैस्टर। हम सीधा ड्रोसोफिला बस लिखे दे रहे क्योंकि स्पेस कम है और क्या आंसर ही तो बताना है। तो अपना इतना क्लियर, ड्रोसोफिला आपको समझ में आ गया, ड्रोसोफिला या फ्रूट फ्लाई। तो ये आप अपने आंसर मिला लीजिए। और इतना किया कीजिए कि जो आंसर हम देते हैं लास्ट में वो जरूर करके आपको करना कमेंट में आंसर देने। तो उससे क्या है, हमें पता चलता है कितने बच्चे पढ़ रहे हैं और कितने बच्चों को समझ में आ रहा है। जब आंसर करेंगे तो उसमें पता चल जाएगा कि बच्ची ने पूरा लेक्चर कवर कर लिया और उसको ये लेक्चर समझ में आ चुका है। इसलिए आप आंसर कर, भले ही गलत हो। गलत होने से ऐसा नहीं है आपको मतलब ये है कि आपको फांसी चढ़ा दी जाएगी या चौराहे पर सूली दी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। आपको आंसर करने हैं अपने, गलत ही होंगे और क्या होगा, यही तो टेस्ट होता है। अभी आप करते आएंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि आपने लेक्चर में सीखा कितना है। तो आप आंसर कर दीजिए करें, कहां पर, कमेंट में। उनके आंसर आपको अगले लेक्चर में मिल ही जाया करेंगे, तो आप आकर के यहाँ पर आंसर अपने सही कर लिया करो, ठीक है। तो इसमें हम आगे बढ़ते हैं अपने। अब यहाँ पर क्या है, सहलग्नता और पुनर्योजन, पुनर्योजन या पुनर्संयोजन, जो भी आपको सही लगे। लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। अब लिंकेज होता क्या है? लिंकेज का मतलब आपको बताया था, पिछले लेक्चर में थोड़ा बहुत इंट्रो दिया था उसका। लिंकेज का मतलब होता है किसी दो चीजों का लिंक्ड होना। लिंक्ड का मतलब आपको पता है कि जुड़ना, किसी चीजों का लिंक होना या जुड़ना, यही अपना क्या कहलाता, लिंकेज कहलाता। अब ये किसके लिए लिंकेज वर्ड का यूज होता, ये हम आपको बताएंगे। अब यहाँ पर लिखा है रिकॉम्बिनेशन या पुनर्योजन।
पुनर्योजन क्या होता है कि मान लो दो होमोलोगस क्रोमोसोम है तो उनके क्रोमोसोम का एक्सचेंज हो जाना, उनके जीनों का एक्सचेंज हो जाना, ये अपना क्या होता है, पुनर्संयोजन या रिकॉम्बिनेशन होता। ये आपको बताएंगे, अभी घबरा नहीं जाना, इसकी परिभाषा वो बाद में आएंगे, पहले आपको करते हैं समझा दे। जैसे मान लो ये हमारे क्या है, गुणसूत्र है, ठीक है, होमोलोगस गुणसूत्र है। अब इनके ऊपर क्या है, कुछ जीन उपस्थित होंगे। मान लो एक जीन यहां पर उपस्थित है, एक जीन यहां पर उपस्थित है, और दूसरा जीन मान लो यहां उपस्थित है, और दूसरा जीन यहां, मतलब एलील्स हैं दो जीन के, कितने, 4 एलील्स हो गए। इतना आपको पता है एलील्स क्या होते हैं, अल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं, या विपरीत क्या होते हैं, पर्यायवासी होते हैं, या विपर्यासी होते हैं, जो भी आपको सही लगे वो आपको एलील समझा चुके हैं, वो यहाँ परिभाषा नहीं बताएंगे उसकी। तो यहाँ पर क्या है, अपना क्या होमोलोगस है या समजात गुणसूत्र। हम समजात गुणसूत्रों पर क्या है, जीन उपस्थित है, क्या है, जीन उपस्थित, उन जीन के एलील्स है। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये जो दो जीन है ये क्या बहुत पास पास में है, क्या है, बहुत पास पास में, इनके जुड़ने के चांस क्या है, बहुत ज्यादा है। अगर ये आपस में जुड़ जाएं या भौतिक रूप से जुड़े हुए दिखाई दें, भौतिक रूप से जुड़ने का मतलब ये होता बेटा कि कोई चीज है, जैसे मान लो आप दो बॉल लीजिए, आप क्या लीजिए, दो बॉल लीजिए, साथ में आपसे चिपका के रख दें, तो वो क्या आपको जुड़ी हुई दिख रही, आप आराम से अलग भी कर सकते हैं, ऐसा तो है नहीं कि वो अब बस चिपक गई तो अलग ही नहीं होगी कभी। तो ये होता अपना क्या भौतिक जुड़ाव, जो हमें दिखे कि ये जुड़ी हुई स्पष्ट। जैसे मान लो ये हाथ है, ये दोनों हाथ हमारे क्या है, जुड़ गए। अब ये हाथ अलग भी तो हो सकते हैं, ऐसा तो है नहीं एक हाथ बन गया। अब च्युइंगम तो है नहीं है कि एक च्युइंगम यहाँ से ली, एक च्युइंगम यहाँ से, दोनों को मिला दिया, अब उनको अलग करना ही मुश्किल हो गया, ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पर ये जो जीन जुड़ते हैं वो क्या होते हैं, जुड़े हुए दिखाई देते हैं। तो इन दो जीनों का जुड़ना एक ही गुणसूत्र पर, ऐसा नहीं ये वाला इसके साथ जाके जुड़ रहा, एक ही जो अपना ये वाला गुणसूत्र है, इसी गुणसूत्र के ऊपर ये दो जीन उपस्थित हैं, ये इन दोनों का जुड़ा हुआ दिखना या आपस में जुड़ जाना, ये क्या कहलाता, लिंकेज कहलाता। क्या कहलाता, लिंकेज या सहलग्नता कहलाता। इतना क्लियर है आपको। तो लिंकेज और सहलग्नता एक ही चीज है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आपको बताते हैं पुनर्संयोजन। क्या बताते हैं, पुनर्संयोजन या रिकॉम्बिनेशन। मान लो यहां पर हमने दो गुणसूत्र बनाए, क्या बनाए, ये दो गुणसूत्र, इतना क्लियर है। अब यहां पर क्या है, हमने जीन उपस्थित किए, एक जीन यहां पर उपस्थित है, इसका एलील दूसरा इस तरफ, और मान लो तो दूसरा जीन है वो यहां पर उपस्थित है, यहां पर उपस्थित। अब आपको इनके दोनों के बीच में क्या दूरी बहुत ज्यादा दिख रही होगी, इन दोनों के बीच में दूरी बहुत ज्यादा, तो ये आपस में लिंक्ड तो होंगे नहीं, क्योंकि दूर दूर उपस्थित। अब मान लो ये हाथ मेरा इधर है और ये हाथ इधर है, तो क्या आपको जुड़े दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे। इनको जुड़ा हुआ प्रतीत होने के लिए कम से कम इतने पास में आना पड़ेगा, इतने पास में, तो दूर से देखोगे आपको जुड़े हुए दिख रहे होंगे। इतना क्लियर आपको, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस क्लियर होनी चाहिए हर चीज। तो हमारा क्या लिंकेज आपको समझ में आ गया। अब मान लो यहाँ पर जैसे आपको समझ में नहीं आ रहा, तो यहाँ पर जीन के हम नाम लिखे दे रहे हैं। मान लो ये जो एलील है स्मॉल टी, थोड़ा पेन की नेप पतली करे, नहीं तो जगह तो पूरी ले जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पर स्मॉल टी और ये कैपिटल टी, यहाँ पर कैपिटल आर और ये स्मॉल आर। ये क्या है, ये टॉलरेंस वाला ये जीन है, ये जो टॉलरेंस वाला जीन है ऊपर वाले जो ऑरेंज कलर के बनाया है, ऑरेंज ही दिख रहा, डिफरेंट कलर का दिख रहा, लेकिन रेड आपको स्पष्ट दिख रहा होगा। तो रेड वाला जो है वो रेड कलर के लिए शो कर रहा, और ऊपर वाला जो जीन है वो टॉलरेंस को शो कर। तो हमने दो कैरेक्टर ले लिए, दो कैरेक्टर या जीन ले लिए, उनके क्या एलील्स है। तो ये जीन आपस में क्या बहुत पास में है, तो ये जुड़े हुए दिख रहे हैं, क्या हो रहा है, जुड़े हुए दिख रहे। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमने लिखा ये क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर। ये अपना क्या है, यहाँ पर लिंकेज शो हो रही है, लिंकेज या सहलग्नता। अब यहाँ पर हमें देखना क्या, पुनर्संयोजन। क्या देखना, पुनर्संयोजन, रिकॉम्बिनेशन। अब इसमें होता क्या होता है, जब अपने मियोसिस की अर्धसूत्र विभाजन होता है तो उसमें क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होती है। क्या होती है, क्रॉसिंग ओवर। आपने अगर क्रॉसिंग ओवर पढ़ी हो, नहीं पढ़ी तो हम बता दे रहे, एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है, गुणसूत्रों का अदला बदली होती है। इसी वजह से क्या होती है, विभिन्नताएं आती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो विभिन्नताएं आती है वो क्रॉसिंग ओवर की वजह से आती है। तो यहाँ पर होता क्या है बेटा, जैसे मान लो ये गुणसूत्र है, ठीक है, ये भी बना था, तो ये वाला गुणसूत्र क्या करे, इसके पास ऐसे ये क्रॉस कर दिया उन्होंने। क्रॉस करने का मतलब आपको समझ में आएगा, दूसरा रिजल्ट यहाँ बना दूंगा मैं, एक रिजल्ट यहाँ बना दिया, ठीक है। अब ये क्रॉसिंग का भी समझ में आएगा, बस थोड़ा सा पेशेंस, बस थोड़ा सा पेशेंस। वो नहीं कहते डॉक्टर सुई लगाते हैं, बस थोड़ा सा, और वो आराम से लगा दी उन्होंने। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये क्रॉस होने का मतलब है ये जो आर है वो इस वाले के साथ चला जाएगा, ये जो स्मॉल आर है वो कैपिटल टी के साथ आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक्सचेंज हो गए हैं यहाँ पर,
मान लो कलर चेंज कर दें तो यहाँ पर ये आया, यहाँ पर ये आया, और अंत में यहाँ पर ये दो बना दें। अभी बस बस अभी समझ में आ रहा, बस हो गए ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि नामकरण, जब नामकरण करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये कैपिटल टी, स्मॉल टी, यहां तो क्लियर है। तो आपको पता था इस वाले पर कैपिटल टी के साथ कैपिटल आर था, यहाँ ये गया है तो यहाँ पर कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर। अब ये क्या हो गए, एक्सचेंज हो गए। क्या हो गए, एक्सचेंज हो गए। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कैपिटल टी है, ये स्मॉल टी, यहाँ पर इनमें तो क्रॉसिंग ओवर हुई नहीं है, तो वो जो कितने रहेंगे। बस क्या होगा, फर्क ये हो जाएगा, यहाँ स्मॉल आर आ गया और यहाँ पर कैपिटल आर आ गया। अब आपको दिख रहा होगा, स्पष्ट रूप से रिजल्ट दिख रहा होगा। ये वाला रिजल्ट देख लिया अपना फाइनल है, और ये इनिशियल है, शुरुआत का जो रिजल्ट है। दोनों में अंतर देखिए, यहां पर कैपिटल टी के साथ कैपिटल आर है, यहां पर कैपिटल टी के साथ स्मॉल आर है, यहां पर स्मॉल टी के साथ स्मॉल आर है, यहां स्मॉल टी के साथ कैपिटल आर है। तो दोनों जीन एलिल्स क्या हो गए, एक्सचेंज हो गए, उन्होंने अपना स्थान क्या कर लिया, परिवर्तित कर लिया। और किस वजह से, ये यहां पर क्या हो रहा, क्रॉसिंग ओवर हो रही। क्या हो रही है, क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर के दौरान जो भी अपने क्या होते हैं समजात गुणसूत्रों में एलिल्स बदल जाते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, अपना रिकॉम्बिनेशन या पुनर्योजन कहते हैं। इतना क्लियर है बेटा। इन दोनों डेफिनेशन को आपको बहुत अच्छे से क्लियर करना पड़ेगा, तभी आपको टीएच मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट समझ में आएगा। अब यहां पर और कुछ चीज बतानी है। देखो, आप यहां पर देख रहे थे कि जब ये दोनों पास पास उपस्थित है तो रिकॉम्बिनेशन या पुनर्योजन के चांस बन ही रहे, ये बन ही नहीं रहे। यहां पर ये क्रॉसिंग हो नहीं पाई क्योंकि ये दोनों आपस में चिपके हुए हैं। अब यहां पर दूरी हो गई तो ये आपस में क्या हुआ, क्रॉसिंग ओवर शो कर दिया इन्होंने। क्या कर दिया, क्रॉसिंग ओवर शो कर दिया। तो आपको एक बता दे एक चीज यहां पर, तो जो अपनी रिकॉम्बिनेशन होती है, पुनर्योजन होता है, ये किस पर डिपेंड करता है, लिंकेज। लिंकेज पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है, लिंकेज। अब लिंकेज किस पर डिपेंड करता है, दो जीनों के बीच की दूरी पर। अगर दो जीनों के बीच की दूरी बहुत कम होगी तो वहां पर लिंकेज ज्यादा होगा और पुनर्योजन नहीं होगा। अगर लेकिन दो जीनों के बीच की दूरी बहुत ज्यादा होगी तो वहां पर क्या होगा, पुनर्योजन होगा और वहां पर लिंकेज नहीं होगा। अब इसको चाहे तो आप सूत्र की फॉर्म में लिख लीजिए। इसको कैसे लिखें हम, इसको यहां पर लिख दिया हमने लिंकेज। क्या लिख दिया, लिंकेज। लिंकेज क्या, व्युत्क्रमानुपाती है, किसके, पुनर्योजन के। पुनर्योजन की, किसके, पुनर्योजन के। अगर पुनर्योजन हो रहा होगा तो वहां पर लिंकेज नहीं होगी, और अगर लिंकेज हो रही होगी तो पुनर्योजन नहीं होगी। ये आपको पता, व्युत्क्रमानुपाती आपको समझ में। तो ये आप अपना क्लियर है, कौन सा, लिंकेज और पुनर्योजन। आपका कॉन्सेप्ट यहां पर क्लियर होना चाहिए कि पुनर्योजन का मतलब क्या होता है और लिंकेज का मतलब क्या होता है। अब हम इसकी करते हैं थ्योरी कंप्लीट। आपको डायग्राम या फ्लो चार्ट समझ लीजिए, जो भी समझना है उसके थ्रू आपको बता दिया। अब हमें क्या करना है, आप इसकी थ्योरी कंप्लीट करनी है। तो इसमें देखते हैं हम सहलग्नता। अब सहलग्नता, इसकी थ्योरी कहती क्या है। तो सहलग्नता दो जीनों का भौतिक जुड़ाव। भौतिक जुड़ाव बता दिया, दो जीन थे अपने, कैपिटल टी और कैपिटल आर आपस में जुड़े हुए दिख रहे थे, आपस में पास पास थे। तो दो भौतिक जीनों का जुड़ाव या दो जीनों का भौतिक जुड़ाव क्या कहलाता, सहलग्नता या लिंकेज कहलाता। इतना क्लियर है। किसी भी गुणसूत्र में दो बहुत पास पास स्थित जीन आपस में जुड़े हुए होते हैं तथा उनकी यह प्रकृति होती है कि वो एक साथ वंशागत होते हैं। अब यहां पर आपको जीन और क्रोमोसोम में एक डिफरेंस बताया था, एक वो चार्ट बताया था, अगर आपको याद हो, जस्ट पिछले लेक्चर में बताया था, एक चार्ट बताया था। तो उसमें क्या बताया था कि वहां पर अपन को डिफरेंस देखना था। किसमें देखना था, जीन और क्रोमोसोम में क्या डिफरेंस होता। तो जीन और क्रोमोसोम में बस डिफरेंस ये होता कि ये जो क्रोमोसोम है इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इससे यहां से अलग होने के लिए आराम से अलग हो जाएगा। लेकिन जीन को फर्क पड़ रहा, कैपिटल टी को फर्क पड़ रहा कैपिटल आर से। कैपिटल टी आर के ही साथ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, लिंकेज शो कर रहा है। तो यहां पर ये जो दोनों जीन है ये दोनों आपस में जाएंगे। जब ये गुणसूत्र यहां एक युग्मक में आएगा तो यहां पर क्या होगा, कैपिटल टी और कैपिटल आर दोनों एक साथ वंशागत होंगे। बहुत दूर बना दिया हमने, तो इसको क्या करते हैं, पास बनाते हैं, ताकि लिंकेज आपको, जैसे मान लो ये दोनों क्या होंगे, बहुत पास में ही शो होंगे, कैपिटल टी और कैपिटल आर। ये यहां पर आपको दिख रहा है, ये क्या है, एक साथ क्या हो गए, वंशागत हो गए। ये इनमें क्या होता है, नेचर है, प्रकृति होती है। किसकी वजह से होती है, ये किसकी, लिंकेज या सहलग्नता की वजह से। अब आपको शायद वो चार्ट क्लियर हो रहा होगा। जबकि गुणसूत्र को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो अपना स्वतंत्र जा सकता है। लेकिन जो अपना जीन है, ये जीन डिपेंड करता है किस पर, जोड़ों पर या लिंकेज पर। अब यहां पर क्या है, कैपिटल टी कैपिटल आर पर डिपेंड है या निर्भर है, या मान लो कैपिटल आर कैपिटल टी पर निर्भर है। इतना क्लियर है आपको। तो ये लाइन भी अपनी क्या होगी, क्लियर हो गई। सहलग्न जीनों की वंशागति एक साथ होती है, ये तो सेम लाइन ही बोल रही है। सहलग्न जीन मतलब जो लिंक्ड जीन है वो क्या होंगे, एक साथ ही जाएंगे। इतना क्लियर है।
तो दो जीनों के बीच की दूरी जितनी ज्यादा होगी वहां पर लिंकेज उतना कम तथा पुनर्योजन उतना ज्यादा होगा। ये भी आपको बता चुके। अगर जीन दूर दूर होंगे, जीन दो दो हैं, दूर दूर हैं, तो इनमें क्या लिंकेज नहीं हो रहा है, इनमें आराम से रिकॉम्बिनेशन हो सकता है, किसी के साथ मुड़ जाएंगे, डांस नहीं सिखा रहे, किसी के साथ भी क्या होंगे, ट्विस्ट हो जाएंगे। इतना क्लियर है। अब यहां पर देखते हैं पुनर्योजन या अपना क्या है, रिकॉम्बिनेशन। तो क्रॉसिंग ओवर के द्वारा समजात गुणसूत्रों के जोड़ों पर स्थित जीन की अदला बदली, जीन की अदला बदली ही तो हो रही है यहाँ पर। ये जीन, इस वाले का जीन यहां चला गया, इस वाले का जीन यहां चला गया, तो जीनों की अदला बदली क्या कहलाती है, रिकॉम्बिनेशन या पुनर्योजन कहलाती है। अब यहां पर अपना ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। यहां तक आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको पुनर्योजन और अपने लिंकेज क्या बहुत क्लियर रखनी है। लिंकेज आपका अगर क्लियर होगा, पुनर्योजन आपका क्लियर होगा, तो आपको जो टीएच मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट किए थे वो समझ में आ जाएंगे। चलो यहाँ पर थोड़ा और कोशिश करते हैं, आपको एक चीज और समझा दें। यहाँ पर मान लो पहले क्या करते हैं, पूरे सूत्र बना लेते हैं। जैसे मान लो ये बनाया और ये गुणसूत्र हमने बना लिया, गुणसूत्र हमने बना लिया, जीन भी बना दे, क्या बना दे, जीन बना दे। लो भाई जीन बना दिए। जीन बनाने के बाद इनके जीन बना दिए, यहां पर जीन बना दिए। अब हमें क्या करना है, इनके नाम और लिखते हैं। चलो जीनों के नाम लिखते हैं। तो यहां पर हमने लिखा कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहां पर क्या कहते हैं स्मॉल आर कैपिटल आर। ठीक है, दो प्रकार थे। ये कब हुआ था, जब अपना क्या होता रिकॉम्बिनेशन हो गया था। यहां पर लिखते हैं ये, यहां पर क्या था अपना साधारण है, क्या है ये साधारण, साधारण मान लो या जनक वाला मान लो यार, हाँ चलो साधारण ही ठीक है, अपना क्या है ये साधारण। और ये अपना क्या था, पुनर्योजन वाला था, क्या था पुनर्योजन, ये अपना क्या पुनर्योजन वाला। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पर जो प्लांट है हमारा, या प्लांट है या जो पेरेंट है इसके, वो क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, साथ में तो क्या दिखेगा, टॉलनेस दिखेगा, क्या है अपना लंबा, और लंबा और क्या है, लंबा और मान लो कलरफुल के लिए, ये राउंड के लिए है, क्या राउंड के लिए, गोल बीज है। जो अपना प्लांट है वो लंबा, उसके जो बीज है वो लंबे हैं, तो लंबा गोल मान लो। ये हमारे क्या है जनक का, ये जो हमारे क्या है जनक पीढ़ी है अभी, ये क्या है जनक पीढ़ी। जब जनक पीढ़ी में क्या हो गया, पुनर्योजन हो गया, क्या हो गया, पुनर्योजन हो गया। तो यहां पर भी अभी क्या है, यहां पर भी क्या है, लंबा है और क्या है गोल है। लेकिन आप देखिए जब इनका क्या होगा, सेल्फिंग कराएंगे हम, इनकी क्या कराएंगे, सेल्फिंग कराएंगे। अभी इनसे हम क्या करेंगे, गैमेट बना लो, इनसे क्या बना लो, गैमेट। तो ये वाला एक गैमेट बनाएगा, ये एक गैमेट बनाएगा या युग्मक। तो यहां पर देखो हम क्या किए, कैपिटल आर एक युग्मक बनेगा, स्मॉल टी स्मॉल आर एक युग्मक ये बनेगा। चलो यहां पर जब इसको यहां लिखा ही है तो इसको इस तरह से एरो बना के हमारे क्या हो गए, दो युग्मक बन गए, क्या बन गए, दो युग्मक यहां बन गए, और दो युग्मक हमारे यहां बनेंगे, कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल टी कैपिटल आर, ये दो युग्मक हमारे यहां बन गए। अब हम इनकी क्या कराएंगे, सेल्फिंग कराएंगे, क्या कराएंगे, इनकी सेल्फिंग कराएंगे। अब अगर चाहते तो हम उस तरीके से भी कर सकते थे, इनका एक हम संतान बनाते फिर उसकी युग्मक बनाते, तो वैसे भी हो जाता। लेकिन यहां पर देखेंगे हम, अब इनकी हमें करानी है क्या, सेल्फिंग। तो सेल्फिंग के लिए हमने क्या किया, एक चेकर बोर्ड की सहायता ले ली, क्या कर ली, चेकर बोर्ड की सहायता ले ली। अब आपको भी पता है कि एक गैमेट यहां लिखा, स्मॉल टी स्मॉल आर यहां लिखा, और कैपिटल टी कैपिटल आर यहां लिखा, और स्मॉल टी स्मॉल आर यहां लिखा। इसी तरीके से एक चेकर बोर्ड की सहायता हम यहां भी लेंगे। इतना क्लियर है आपको, इतना क्लियर है आपको। यहां पर हमने कैपिटल टी स्मॉल आर लिया, स्मॉल टी कैपिटल आर लिया, और यहां पर कैपिटल टी स्मॉल आर लिया और स्मॉल टी कैपिटल आर लिया। अब इनका क्रॉस करना तो आपको आता ही है, आप पूरा मेंडलेज पढ़ चुके हो, तो यहां पर इनको भर देंगे। यहां पर देख रहे हैं हम कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल आर, सॉरी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। अब यहां पर देख रहे हैं हम कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। इतना क्लियर। अब यहां पर देख रहे हैं हम कैपिटल स्मॉल टी और स्मॉल आर स्मॉल आर। यहां तक कोई दिक्कत है, यहां पर इतना हो गया। अब यहां पर आते हैं, तो यहां पर देखते हैं कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल आर, इतना क्लियर है। और यहां पर कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, और क्या है कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, और यहां पर क्या है अपना लास्ट में स्मॉल टी
और कैपिटल आर कैपिटल आर। अब आप देखना जहां पर पुनर्योजन हुआ है और जहां पर पुनर्योजन नहीं हुआ, उनका जो अनुपात होगा वो कितना भिन्न जाएगा। देखो अब यहां पर देखिए हमारी जो क्या थी जनक पीढ़ी थी वो क्या थी, लंबी और गोल थी। तो यहां पर आपको देख रहे हो कैपिटल टी क्या लंबाई को दिखाएगा, कैपिटल आर लंबाई को गोलनेस को दिखाएगा, या किसको, गोल बीज को दिखाएगा। तो हमारा एक गोल ये हो गया, लंबा और गोल एक बीज ये हो गया, या एक प्लांट हो गया। दूसरा ये यहां पर दिख रहा हो, ये भी लंबाई को दिखा रहा है, ये भी गोल बीज को दिखा रहा। और यहां पर क्या है, ये अपना किसको दिखा रहा है, ये भी अपनी किसको, लंबे और गोल बीज को दिखा रहा। लास्ट में बस अपना क्या हो गया, ये चौथा नंबर का है, ये बौना और रिंकल या झुर्रीदार बीज बन गया। तो यहाँ का जो आपको रेशियो दिख रहा होगा वो क्या है, 3:1 जैसा दिख रहा होगा। क्या होगा, 3:1 की तरह दिख रहा होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं यहां पर क्या पूरा रेशियो बदल गया होगा। आप यहां देख रहे हैं अपना क्या है, लंबा है, लंबे के साथ झुर्रीदार है। यहां पर केवल आपको 2 ही लंबे और गोल बीज मिल रहे हैं, बाकी रेशियो क्या है, ये क्या है, बौना है लेकिन गोल बीज है। यहां पर क्या था, ये लंबा है लेकिन झुर्रीदार बीज है। तो पुनर्योजन से क्या हो गई, जिनकी जनक पीढ़ी थी, जनक पीढ़ी से जो उनकी संतानें प्राप्त हुई, उनमें क्या हो गया, रेशियो बदल गया। जो अनुपात आता था वो अनुपात क्या है, बदल चुका है। अगर यहां पर अब आपको लग रहा होगा भैया यही तो डाई हाइब्रिड क्रॉस होना चाहिए था, हाँ डाई हाइब्रिड क्रॉस होता तो इनका अनुपात क्या आना था, 9:3:3:1 आना चाहिए था। लेकिन ये अनुपात क्या होगा, जब पुनर्योजन या रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा तो ये अनुपात क्या होगा, बदल जाएगा, ये अनुपात बदल जाएगा। हमें केवल इतना ही समझाना था, इसमें इस चक्कर में नहीं आप समझ ही जाइए क्या द्विसंकर है या एक संकर है। बस आपको यह बताना है कि जब हमने पुनर्योजन किया, किसी भी तरीके से कर लीजिए, हमने पुनर्योजन किया, तो पुनर्योजन करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आया वो अपनी क्या है, जनक पीढ़ी से क्या है, थोड़ा बदल गया। और आपको बता चुके हैं कि पुनर्योजन की वजह से क्या होती, विभिन्नताएं आती हैं। तो विभिन्नता आपको दिख गई। यहां पर विभिन्नता कैसी है, हमें केवल 2 अपने लंबे और गोल बीज मिले, बाकी क्या हो गए, कोई लंबा है तो उसके साथ कोई झुर्रीदार है, कोई झुर्रीदार है तो उसके साथ कोई गोल बीज है, वो सॉरी कोई बौना है तो उसके साथ झुर्रीदार बीज है। लेकिन यहां पर अनुपात दिख रहा, यहां पर अनुपात दिख रहा, कम से कम क्या है अपना जो साधारण है, साधारण में क्या है, जो अपने पेरेंट वाले हैं वो क्या है, ज्यादा रेशियो। ये पुनर्योजन के लिए था। तो इसको चाहो तो आप इसको साफ भी कर सकते हो। बस ये रफली बस आपको समझाना था। बाकी अपना टीएच मॉर्गन ने तो क्योंकि प्लांट पर तो किया नहीं था, उन्होंने किस पर किया था, मक्खी पर किया था। किस पर किया था, मक्खी पर, फ्रूट फ्लाई पर किया था अपना। तो ये अपना क्लियर है। अब हम बढ़ते हैं कहां पर, अपने टीएच मॉर्गन भैया की तरफ बढ़ते हैं। कहां बढ़ते हैं, टीएच मॉर्गन की तरफ। तो टीएच मॉर्गन ने क्या लिए थे, 2 फ्रूट फ्लाई लिए थे। उन्होंने क्या किया, नर और मादा 2 फ्रूट फ्लाई लिए। तो उन्होंने अपने जो एक्सपेरिमेंट किए थे, इसको पहले यहां से आप समझे, अगर समझ जाए तो यहां से समझा रहे नहीं, इसको साइड में रख के भी समझाएंगे। अब हमें इसमें देखते हैं उन्होंने क्या किए, 2 क्रॉस कराए थे। उन्होंने क्या किए थे, 2 क्रॉस कराए थे। 2 क्रॉस कौन से, एक क्रॉस ए कराया था, एक क्रॉस बी कराया था। तो ए क्रॉस में उन्होंने कुछ कैरेक्टर अलग रखे होंगे और बी क्रॉस में क्या है, कुछ कैरेक्टर अलग रखे होंगे। आपको डायग्राम नहीं दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा तो आप यहाँ पर एनसीईआरटी की बुक खोल के बैठ सकते हैं, क्योंकि हमें क्या नेक्स्ट पेज पर जाना पड़ेगा। लो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है, क्रॉस ए और क्रॉस बी। इन्होंने क्या किया, क्रॉस ए और क्रॉस बी कराया। तो क्रॉस ए में उन्होंने क्या किए, 2 अलग कैरेक्टर रखे। अभी हम बताएंगे वो कैरेक्टर कौन से थे। यहां पर भी कैरेक्टर अलग रखे। तो बस इन कैरेक्टर के 2 अलग अलग रिजल्ट रख के उन्होंने एक्सपेरिमेंट कराए। उसके बाद उन्हें रिजल्ट कुछ अलग मिला, वो बताते हैं कैसा। मान लो अब हम क्या करते हैं, यहां पर लिखते हैं क्रॉस ए। क्या लिखते हैं यहां पर, यहां लिखते हैं हम क्रॉस ए, और यहां पर लिखा हमने क्या, क्रॉस बी। तो इन्होंने क्रॉस ए में क्या लिए, इन्होंने क्रॉस ए में, पहले आपको समझा दें यहां पर मेल और फीमेल के बारे में। मेल, ये फीमेल का साइन होता, ये क्या होता, फीमेल का साइन होता, और ये अपना क्या होता, मेल का साइन होता। यहां पर हमें से लिखे दे भी दे रहे, मादा और नर। इसी तरीके से यहां भी क्या होंगे, मादा और नर। ये अपना क्या है, मादा है, और ये अपना क्या है, नर है। तो इन्होंने जो मादा ली थी, मादा कैसी थी, उसका जो शरीर था वो क्या था, पीला था। उस जो मादा थी, मादा मधुमक्खी थी, मादा अपनी क्या थी, फ्रूट फ्लाई थी, उसका शरीर कैसा था, पीला था। उसका शरीर कैसा था, पीला शरीर था। कैसा था, पीला शरीर। और उन्होंने क्या किया था, 2 कैरेक्टर लिए थे एक साथ। उन्होंने डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया था एक हिसाब से, 2 संकर टाइप का। उन्होंने क्यों, 2 कैरेक्टर देखे थे, पीला शरीर और सफेद आंख। उन्होंने क्या किया, जो अपनी मादा थी वो उन्होंने कौन सी ली,
पीले पीले शरीर वाली और सफेद आंख वाली अपनी कौन सी फ्रूट फ्लाई ली, वो कैसी है, मादा है। ठीक है, अब हमारा जो नर था, नर क्या था, नर इसके अपोजिट होगा। अब ब्राउन कलर तो नहीं दिखेगा तो इसी को दिखा दे रहा है। उसका जो शरीर था पीला है तो पीला शरीर कैसा हो जाएगा उसका, भूरा, भूरा शरीर। भूरा आप जानते हो कैसा होता है, कत्थई कलर का, कत्थई रंग जानते हो आप, रेड वाले को डार्क कर दें तो कत्थई कलर जानते हो आप, ब्राउन कलर जानते हो। भूरा शरीर क्या था, भूरा शरीर था, और उसकी जो आंख थी वो क्या थी, लाल आंख थी। क्या थी, लाल आंख थी। ठीक है, तो जो हमारा नर था वो क्या था, उसकी ये दो भूरा शरीर और लाल आंख, ये दोनों कैरेक्टर क्या थे, प्रभावी कैरेक्टर थे। क्या थे, प्रभावी और अप्रभावी, आप समझते। तो ये जो दोनों लक्षण थे ये क्या थे, प्रभावी लक्षण थे। ये क्या थे, प्रभावी लक्षण। इतना क्लियर है आपको, यहां तक कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत हो तो बेटा आप बता दीजिए। और ये वाले जो इसके लक्षण थे ये क्या थे, अप्रभावी लक्षण थे। मतलब जब प्रभावी इसके साथ आएगा तो अप्रभावी वाले क्या होंगे, छिप जाएंगे। ये क्या था, अपना अप्रभावी लक्षण था। इसी प्रकार से अब यहां पर क्रॉस बी में इन्होंने क्या किए थे, इन्होंने श्वेत लघुतर, यहां पर जो अपना क्रॉस बी वाला है उसमें क्या किए थे, श्वेत लघुतर। तो इसी तरीके से हमारा क्या था, बी वाला, क्रॉस बी वाले में भी उसने क्या किए थे, श्वेत और लघुतर। इसमें जो श्वेत और लघुतर लिखा है, श्वेत का मतलब उसका शरीर क्या है, सफेद है, या सॉरी उसकी जो आंख है वो क्या है, सफेद है, और लघुतर उसके जो पंख है वो क्या, छोटे छोटे पंख वाले और सफेद आंखों वाली उन्होंने क्या ली, फीमेल ली। छोटे पंख और सफेद आंख वाली, यहां पर क्या लिए उन्होंने, क्या, छोटे पंख और सफेद आंख, ये इन्होंने कैरेक्टर लिए। अब यहां पर क्या होगी, जो उनका मेल होगा वो मेल क्या होगा, बड़े पंख होंगे उसके, बड़े बड़े पंख, बड़े पंख लिए, और क्या ली थी, अपनी आंखें क्या हो जाएंगी, रेड या लाल आंख हो जाएंगे, लाल आंख। अब बड़े पंख और लाल आंख भी क्या आती है, यहां पर अपने प्रभावी कैरेक्टर थे। ये क्या थे, प्रभावी लक्षण थे। ये क्या थे, प्रभावी, क्या थे, अपने प्रभावी लक्षण। इतना क्लियर बेटा। यहां पर इन्होंने क्या किए थे, दो प्रकार से क्रॉस कराए थे। एक क्रॉस ए में उन्होंने ये कैरेक्टर लिए थे, और जब उन्होंने बी क्रॉस कराया तो इन्होंने ये लक्षण लिए थे। इतना क्लियर है। ये अपने क्या थे, अप्रभावी लक्षण थे। ये क्या थे, अपने अप्रभावी। इसमें कोई दिक्कत है आपको, यहां तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहां पर आपको दिख रहा होगा हमारा क्रॉस ए बस दिख रहा, क्या है, क्रॉस ए बस दिख रहा। अब इसका हमें क्या बनाना है, यहां पर जीन रूप बनाना। अब आपको कई बार बता चुके हैं कि जीन रूप कैसे बनते हैं। तो जीन रूप बताने के लिए यहां पर हमने क्या लिखा, ये मेल लिखा, वो सॉरी फीमेल लिखा, और ये अपना क्या था, नर के लिए साइन है। ये किसके लिए, मादा के लिए चिन्ह है, और वो किसके लिए, नर के लिए चिन्ह है। तो अब यहां पर हमें दिखाना है क्या, जीन रूप दिखाना। तो यहां पर ये हमारे गुणसूत्र है, ये क्या है, दोनों अपने गुणसूत्र है। ये दोनों एक्स गुणसूत्र है, क्या है, एक्स गुणसूत्र। अभी आपको एक्स और वाई वाला भी सिस्टम समझा देंगे जब क्या पढ़ाएंगे आपको, सेक्स डिटर्मिनेशन। इसके जो जस्ट अपना नेक्स्ट लेक्चर है वो लिंग निर्धारण है, तो आपको एक्स और वाई का मतलब भी आपको बता दें। ये जो हमारा दूसरा गुणसूत्र है वो वाई वाला है, क्या है, वाई वाला है। इसमें स्पष्ट दिख रहा है आपको। अब यहां पर क्या है, जो हमारे फीमेल थे इसका कौन कौन सा कैरेक्टर लिया था, पीला शरीर था। कैसा था, पीला शरीर। तो पीला शरीर के लिए हम क्या करेंगे, इसमें पीला शरीर के लिए वाई जीन का उपयोग करेंगे। किसका, पीला शरीर है, क्या है, पीला शरीर। तो इस वाले जो हमारा डायग्राम है इसके हिसाब से चलेंगे। इसमें क्या करना है हमें, पीला शरीर, कैपिटल वाई का इन्होंने, तो ये हमारा कैपिटल वाई से हम दिखाएंगे किसको, येलो। जो कैपिटल वाई है ये किसको दिखा रही है, येलो, येलो या पीला को शो कर रही है बेटा। इतना क्लियर है। अब हम इसके बाद क्या है, हमारा सफेद आंख थी, क्या थी, सफेद आंख थी। तो सफेद आंख का भी कैरेक्टर दिखाना, तो हमने सफेद आंख के कैरेक्टर को हमने क्या दिखा दिया, डब्लू से। डब्लू से क्या होता, व्हाइट होता, क्या होता, डब्लू से व्हाइट। तो यहां पर हमने डब्लू से बना दिया। अब ये जो हमारे कैरेक्टर होते हैं इसमें इंसेक्ट में, वो केवल एक्स पर डिपेंड होते हैं, एक्स पर उपस्थित होते हैं। उसका रीजन हम आपको बता देंगे क्या होता है जब लिंग निर्धारण, बस बने रहिए। अब हमारा क्या है, नर। नर वाला क्या था, भूरा शरीर था और लाल आंखें थी। अब भूरे शरीर को हम क्या करेंगे, ज्यादा मतलब कॉम्प्लेक्स ना हो, तो इस चीज बना क्या है, येलो वाले को, जो येलो को वाई से दिखाया, तो हम भूरे वाले शरीर को स्मॉल वाई से दिखा देंगे। किससे दिखा देंगे, स्मॉल वाई से दिखा देंगे। जो हमारा वाई वाला है
इसको हम स्मॉल वाई से दिखा देंगे, ठीक है। और जो हमारा कौन सा है, सफेद आंख वाला है, तो सफेद आंख के लिए कैपिटल डब्ल्यू का यूज किया, तो यहां पर हम स्मॉल डब्ल्यू का यूज कर लेंगे। किसका यूज कर लेंगे, स्मॉल डब्ल्यू का यूज कर लेंगे। यहां तक कोई भी दिक्कत हो बेटा, होनी नहीं चाहिए। अब हमने क्या कराया, चलो इसमें देख ले रहे हैं अपनी एनसीईआरटी में क्या यूज किया, इन्होंने प्लस वाई और प्लस डब्ल्यू लगा दी, चलो हम भी लगा दे रहे हैं। यहां पर क्या लिया, प्लस डब्ल्यू लगा दिया, और यहां पर क्या लगा दिया, प्लस वाई लगा दिया। अब हमें इनके बीच में कराना है क्या, क्रॉस कराना है। क्या कराना है, क्रॉस कराना। अब आप जानते हैं क्रॉस कराना, ये वाला इसके साथ भी जाएगा और ये इसके भी साथ भी जाएगा, ये वाला अपना इसके साथ भी जाएगा और ये इसके साथ जाएगा। तो हम यहां पर बना दें आपको, यहां पर तो कितनी संतानें बननी है हमारी, 4 संतानें बननी। एक संतान ये बन गई जब इसके साथ हुआ, और क्या था इस वाले का, अच्छा एक संतान ये बन गई, ठीक है बेटा। अब हमें क्या करना, दूसरी संतान बनानी है। दूसरी संतान भी हमारी, एक संतान ये बन गई, इतना क्लियर है। और फिर चलो इसी से एक संतान ये और एक संतान ये बन गई। अब हम इनके जीन दिखानी है। ये यहां पर क्रॉस हो गया बेटा, यहां पर क्या हो गया, क्रॉस हो गया, या उनके बीच में निषेचन हो गया। अब हम यहां पर देखते हैं, अब हमें क्या दिखाना है, इनके कलर दिखाने हैं। इस वाले का क्रॉस कराया बेटा, यहां पर थोड़ा कंफ्यूज ना हो जाना। अब यहां से देखो आप, इस वाले को जब हम इस वाले जीन के साथ जोड़ेंगे या गैमेट के साथ जोड़ेंगे, ये तो आपको सिखा चुके हैं इतना, ये वाला जब इसके साथ जाएगा तो क्या होगा, अपना क्या है, एक पर तो क्या है कैपिटल वाई है, ये कैपिटल वाई वाला है। पहले अपना क्या है कैपिटल वाई और डब्ल्यू वाला, ये जीन किसके जा रहा है, प्लस वाई और प्लस डब्ल्यू वाले के साथ। तो यहां पर एक पे हमने लिखा कैपिटल वाई और कैपिटल डब्ल्यू, किसके साथ गया है ये, स्मॉल वाई प्लस वाला और स्मॉल डब्ल्यू प्लस वाला। इतना क्लियर है आपको, ये यहां पर दिख रहा। अब जो हमारा ये वाला, अब ये इसके साथ भी जाएगा, तो यहां पर क्या आएगा, केवल कैपिटल वाई और कैपिटल डब्ल्यू। और यहां पर अब ये दोनों साफ करते हैं। वैसे आपको ये क्रॉस दिखा चुके हैं, आपको सिखा चुके हैं। अब इसका इसके साथ भी क्रॉस होगा, इसके साथ भी क्रॉस होगा, तो यहां पर हम सीधा लिख दें, एक बार क्या है कैपिटल वाई कैपिटल डब्ल्यू, इतना क्लियर है। और फिर क्या है अपना, यहां इसके बाद क्या लिखा है, यहां पर प्लस वाई प्लस डब्ल्यू, ये यहां पर क्लियर है। अब ये वाला जो है इसके साथ जाएगा, तो यहां पर क्या है कैपिटल वाई कैपिटल डब्ल्यू, और ये अपने वाई पर तो कोई कैरेक्टर उपस्थित ही नहीं था, जो अपना वाई वाला था, या मान लो ये जो इस टाइप का बना है, इस पर तो कोई भी अपना जीन उपस्थित ही नहीं था, तो उसमें दिखाएंगे नहीं। अब यहां पर आप देख रहे होंगे, तो यहां पर क्या है कि ये वाला प्रभावी था, तो ये अपना कैरेक्टर दिखाएगा। अब ये प्रभावी कौन सा था, अपना भूरा शरीर और लाल आंख है, तो भूरा शरीर और लाल आंख है, ये क्या होंगी, भूरा शरीर और लाल आंखें। अब यहां पर क्या है आपको, ये भी अपना क्या है, चलो अभी यहां से डिसाइड नहीं होगा, अभी यहां पर इस वाले को देख ले रहे हैं। ये भी हमारा क्या है, अच्छा यहां पर कैपिटल वाई, अच्छा यहां पर डब्ल्यू जाना था, चलो इसको डब्ल्यू बना दिया, लो डब्ल्यू बन गया। इतना क्लियर है बेटा। अब यहां पर आप देख रहे होंगे, यहां पर क्या है अपना, यहां पर भी अपना क्या है, भूरा शरीर और लाल आंख है, भूरा शरीर और लाल आंख है। और यहां पर आपको पता है कि ये भी अपना क्या था, जनक वाला रूप दिखा रहा, किसको दिखा रहा, जनक रूप को दिखा रहा। तो जनक रूप भी अपना क्या जाएगा, ये वाला वाई वाला कैरेक्टर है, तो वाई के हिसाब से वो शो करेगा। तो यहां पर मान लो ये थोड़ा डिफरेंट कैरेक्टर मिले हमें एक हिसाब से, मान लो ये हमारा क्या डिफरेंट कैरेक्टर। अब इनके बीच में फिर से निषेचन कराया, इनके बीच में निषेचन कराया, तो हमें जब लास्ट में जो निषेचन मिलता है, क्या मिलता है देखो। अब हमें एनसीईआरटी पर आते हैं, कहां आते हैं अपने एनसीईआरटी पर आते हैं। आपको क्रॉस आपको बता ही चुके हैं, आपको क्रॉस बता चुके हैं, अब शायद आपको क्लियर दिख रहा होगा। तो यहां पर देखो बेटा, हमने दो अलग अलग कैरेक्टर लिए, कौन कौन से कैरेक्टर लिए, पीला शरीर और सफेद आंख। जो हमारा नर था वो भूरा शरीर और लाल आंख है, तो आपको क्या हो गया, यहां पर प्रभावी की वजह से कितना भूरा शरीर लाल आंखें यहां पर दिख रही हैं, और भूरा शरीर लाल आंखें यहां पर दिख रही हैं। अभी इनके बारे में कुछ लिखा नहीं, आप ही बता रहे, बस यहां पर आए, पहले इस वाले डायग्राम को देखो आप, क्रॉस ए को देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं हम, क्रॉस ए को। तो इसमें क्या है,
पीला शरीर और सफेद आंख बालिका, इन्होंने वायलेट टाइप से क्या कराया, संकरण कराया। हमारी जो F1 जनरेशन थी, क्या थी, F1 जनरेशन। F1 जनरेशन का उन्होंने रिजल्ट नहीं लिखा, उन्होंने क्या, F1 जनरेशन का रिजल्ट नहीं लिखा। ये जो हमारा रिजल्ट आया है, इस वाले रिजल्ट को उन्होंने दिखाया नहीं है कि कितना परसेंटेज बना, कितना बुक में नहीं दिया। हमें एनसीईआरटी का ही करना पड़ेगा बेटा इसमें, क्योंकि परसेंटेज हम तो निकाल के नहीं बता पाएंगे कि कितना आया था, क्योंकि एक्सपेरिमेंट हमने नहीं किया। जो बुक में था उतना ही बता देंगे, लेकिन आपका क्या था, F1 जनरेशन का रिजल्ट आएगा, वो ये आएगा। F1 जनरेशन, आप F1 पीढ़ी जानते हैं, उसका रिजल्ट ये आएगा। अब इसका आपको पता है F2 पीढ़ी में जाने के लिए इनके बीच में ही क्या कराते थे, निषेचन कराते थे, जो इन्होंने सीधा एनसीईआरटी में लिख दिया है। यहां पर देखा, अब इन्होंने क्या किया, F2 जनरेशन का रिजल्ट देखा, तो F2 पीढ़ी में इन्हें क्या प्राप्त हुई, जो संतानें प्राप्त हुई, उसमें तो जनक का प्रकार था। अब जनक का प्रकार क्या था, जनक हम दोनों देखेंगे, जनक के प्रकार में हम दोनों देखेंगे, नर जनक भी देख सकते हैं और मादा जनक। तो जो नर जनक थे, मान लो इसमें से क्या है, 98% है, तो मान लो 98, हमने मान लो 10 पीढ़ी हमें प्राप्त हुई, 10 बच्चे हमें क्या हुए, प्राप्त हुए। मान लो 10 हमें बच्चे प्राप्त हुए, कितने पीढ़ी के बाद, 10 मक्खी, 10 मक्खी हमें प्राप्त हुई, कब, द्वितीय निषेचन के बाद या F2 पीढ़ी के बाद। F2 पीढ़ी के बाद कितनी पीढ़ी मक्खी प्राप्त हुई, हमें 10 मक्खी प्राप्त हुई, जिनमें से 8 मक्खी तो क्या थी, या तो अपनी माता से मिल रही होंगी या अपने पिता से मिल रही होंगी, जबकि अपनी 1 या 2 मक्खी थी, मान लो 2 ही मक्खी थी, 2 मक्खी थी ना, वो अपने माता से मिल रही थी ना पिता से मिल रही थी। आपने भी देखा होगा कुछ बच्चे होते हैं, जैसे मान लो एक माता पिता की 4 बच्चे हैं, तो उसमें से 3 बच्चे हैं जो अपने माता पिता से पूरे मिल रही है, तीसरा बच्चा होता है, चौथा कोई भी एक बच्चा अपने क्या, माता पिता से पूरी तरीके से नहीं मिल पाता। वो रीजन हमें आपको बताना है। यहाँ पर देखा होगा आपने, नोटिस किया होगा कि कुछ बच्चे क्या है, मान लो 2-3 भाई बहन है, तो एक जो बहन है, मान लो पापा से चेहरा मिल रहा है उसका, और जो भाई है उसका मम्मी से चेहरा, जो तीसरा है ना तो उसका पापा से मिलता है ना मम्मी से, या मान लो दोनों से भी हल्का फुल्का मिलता है। ये किस वजह से होता है, ये हम बता रहे हैं। तो यहाँ पर जो 8 मक्खियां मिली, मान लो 10, हमने मान लिया कि हमें 10 मक्खी प्राप्त हुई, तो 10 मक्खी में से 8 जो मक्खी थी, वो 8 मक्खी कैसी थी, या तो अपनी मम्मी की तरह या अपने पापा की तरह, मतलब मादा या नर की तरह। लेकिन जो 2 मक्खी थी, वो तो ना अपनी मादा की तरह थी ना अपने नर की तरह थी, उनका जो चेहरा था या उनकी जो बनावट थी वो अलग प्राप्त हुई। तो यहाँ पर जो बात कर रहे हैं, जो जनकीय प्राप्त की बात कर रहे हैं, जो जनकीय प्रकार था वो कितना था, 98.7%। जो पेरेंट का जो परसेंटेज आया वो कितना आया, 98.7%। और जबकि जो अपना क्या था, जो पुनर्संयोजन या मान लो दूसरी प्रकार की जो रिकॉम्बिनेशन हो गया था उनमें, वो कितना परसेंटेज था, 1.3%। कितना था, 1.3%। ये जो अलग आ गए, मान लो इसमें से 8 में से 10 में से 8 और 2 अपनी कैसी थी, 2 अलग थी, और 8 कैसी हो गई, मम्मी या पापा की तरह, कैसी हो गई, मम्मी या पापा की तरह मिलती थी। कितनी, 8 मक्खी। और जो अपनी 2 मक्खी थी वो पूरी अलग थी। जो 2 मक्खी अलग हुई हैं वो किसकी वजह से हो गई, पुनर्संयोजन की वजह से हो गई अलग। किसकी वजह से हो गई, पुनर्संयोजन। अब यहां पर उन्होंने देखा, क्रॉस बी लिया, इन्होंने क्या लिया, क्रॉस बी लिया। तो क्रॉस बी में रिजल्ट दिख रहा होगा। अब यहां पर हम क्या करते हैं, क्रॉस बी की बात करते हैं। किसकी, क्रॉस बी की बात कर रहे हैं। क्रॉस बी में इन्होंने क्या लिया, सफेद आंखें थी और पंख इनके छोटे थे, जो मादा थी। और जो हमारे वन्य प्रकार की, मान लो कि जो वाइल्ड टाइप मेल था, ये उन्होंने ले लिया, कोई भी कुछ भी मान लो। तो उनका जो जनक प्रकार था, इनका जो इनके आपस में क्रॉस कराया हमने, क्रॉस बी का जो जनक क्रॉस कराया, तो उसमें जो हमें जनक मिले या पेरेंट का जो रेशियो मिला वो 62% था। कितना था, 62%। और जो पुनर्संयोजन था वो कितना था, 37%। अब जनक प्रकार आपको बता चुके जो मम्मी पापा से चेहरा मिलता। मान लो यहाँ पर 10 संतानें प्राप्त हुई हमें, कितनी प्राप्त हुई, 10। तो उसमें से 6 तो मिल रही थी मम्मी पापा से, लेकिन जो 4 थी वो क्या थी, अलग थी पूरी तरीके से। अब इतना डिफरेंस कैसे हो गया, यहां पर तो 8 और 2 का था, यहां पर 6 और 4 का कैसे हो गया। तो इसका रीजन क्या होता है कि जैसे मान लो पहले आपने इतना रेशियो समझ लिया कि जब उन्होंने क्रॉस बी में देखा तो उसमें 62.8% था, और 37.2% क्या था, पुनर्संयोजन वाला था। कौन सा था, पुनर्संयोजन। अब इतना डिफरेंस कैसे है, इसका जो डिफरेंस है ऐसे समझ में आएगा। जैसे मान लो ये 2 जीन है, वो सॉरी 2 गुणसूत्र है, ये 2 गुणसूत्र है, इनके ऊपर एक जीन ये उपस्थित है, एक जीन उपस्थित ये है, एक जीन उपस्थित ये है, एक जीन उपस्थित ये है। अब यहां पर क्या है, अभी बहुत पास नहीं है, ये लिंक्ड शो करे, और यहां पर उपस्थित है और यहां पर उपस्थित। तो आप देख रहे होंगे कि यहां पर क्या है, लिंकेज होने के चांस ज्यादा है,
और यहाँ पर लिंकेज होने की चांस बहुत कम है। यहाँ पर लिंक्ड होने के जो चांस है बहुत कम है, यहाँ पर लिंक्ड होने के चांस बहुत ज्यादा। अगर लिंक्ड जीन रहेगा तो जो हमारा जनक के कैरेक्टर है वो ज्यादा शो होते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमेशा साथ रहेंगे, इसमें एक्सचेंज हो ही नहीं पाएगा। तो क्या है, अगर लिंकेज शो हो रही होगी तो हमारा जो जनक का रेशियो आएगा, उसकी परसेंटेज आएगी, वो ज्यादा आएगी। अगर लिंक हमारा कम हो रहा या लिंकेज कम हो रही और रिकॉम्बिनेशन ज्यादा हो रहा तो जनक का रेशियो क्या होगा, कम हो जाएगा। तो यहां से हमें समझने वाली बात है, ये जो डिफरेंस दिख रहा है यहाँ पर परसेंटेज का, तो हम इससे अनुमान ये निकाला गया कि जो हमारा क्रॉस ये था, क्रॉस ये वाली जो संतानें थी, इनमें क्या थी, लिंकेज कम, वो सॉरी, इनमें लिंकेज ज्यादा दिख रही थी और रिकॉम्बिनेशन कम था। इस वजह से लिंकेज ज्यादा होने की वजह से इनका जो जनक प्रकार था वो ज्यादा था। और यहां पर क्या था, क्रॉस बी में, क्रॉस बी में क्या था, जो हमारे लिंकेज थी वो क्या थी, कम थी। लिंकेज कम होने की वजह से जनक प्रकार भी क्या हो गए, कम हो गए। रिकॉम्बिनेशन ज्यादा होने की वजह से हमें रिकॉम्बिनेंट प्रकार ज्यादा मिल गए। ये होता है एकदम सिंपल तरीका समझने का। और यहां पर जैसे मान लो, अब ये इन दोनों के बीच में दूरी कितनी होती है, इन दोनों के बीच में दूरी कितनी है, या इन दोनों जीनों के बीच में दूरी कितनी है, इनके बीच की जो दूरी थी वो किसने बताई थी, मॉर्गन का ही एक स्टूडेंट था, स्ट्रीबैंड, स्ट्रैटीबैंड, इन्होंने बताया था किसके बारे में, इन दोनों के बीच की दूरी में। अब जितनी ज्यादा इन जीन के बीच में दूरी होगी उतने ही क्या होंगे, जनक प्रकार कम हो जाएंगे, और जितने ही कम दूरी होगी उतने ही जनक प्रकार क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। तो इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है इसको हम बोलते हैं जीन मैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीन मैप, जिसकी खोज किसने की थी, स्ट्रैटीबैंड ने, जो टीएच मॉर्गन का क्या था, स्टूडेंट या विद्यार्थी था। इसी प्रकार से क्या है, आप भी बहुत अच्छे से पढ़ो, हमारा नाम रोशन करो, ठीक है, जैसे उसने अपने गुरु का नाम रोशन किया स्ट्रैटीबैंड ने, टीएच मॉर्गन का, उसी प्रकार से आपको भी हमारा नाम रोशन करना। तो इतना क्लियर है। अगर आप यहां पर क्या है, यहां बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं तो इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, सीधा यहां आओ। यहां पर देखो उन्होंने क्रॉस ए लिया, तो क्रॉस ए जब उन्होंने कराया तो उसमें बस आपको इतना याद रखना है कि इसमें कौन कौन से कैरेक्टर लिए थे, ये क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, और उनका जो परसेंटेज है वो पूछ सकते हैं। तो आपको इतना याद रखना पर्याप्त है। तो यहां पर क्रॉस ए में देखा कि जनकीय प्रकार 98.7% आया, जबकि क्रॉस बी में जो जनकीय प्रकार था वो 62.8% आया। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन आपको बता चुके कि जब क्या थी, ज्यादा लिंकेज शो हो रही होगी तो ज्यादा जनक हमें प्राप्त होंगे जनक प्रकार के, और ज्यादा क्या होगी, रिकॉम्बिनेशन शो होगी तो हमें ज्यादा रिकॉम्बिनेशन शो हो जाएगा या प्रदर्शित हो जाएगा। इतना क्लियर है आपको, यहां तक कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। अब हम इसकी करते हैं पूरी थ्योरी कंप्लीट। लिंग संलग्न जीनों के अध्ययन हेतु मॉर्गन ने ड्रोसोफिला में कई द्विसंकर डाई हाइब्रिड क्रॉस कराए थे। डाई हाइब्रिड, दो कैरेक्टर लिए थे, एक समय पर दो लक्षणों का अध्ययन करना द्विसंकर कहलाता है। ठीक है बेटा, ये मेंडल द्वारा मटर में किए गए द्विसंकर क्रॉसों के समान थे। ये कैसा, मटर में भी हम लोगों ने कितने अपने मेंडल भाई ने दो दो कैरेक्टर लिए थे, उसी की तरह क्या था, समान था। उदाहरण के लिए मॉर्गन ने क्या किया, पीले शरीर और श्वेत आंखों वाली मक्खियों का जो संकरण कराया था वो किसके साथ कराया था, भूरे शरीर और लाल आंखों वाली मक्खियों के साथ किया, और फिर एबन संततियों को आपस में क्रॉस कराया। एबन संतति जो उन्हें प्राप्त हुई उन्हें आपस में क्रॉस कराया। तो एबन संतति जब उन्होंने क्रॉस कराया तो उन्होंने देखा कि ये दो जो हमारे ये जीन है एक दूसरे से स्वतंत्र वियोजित नहीं हुए। क्या हुए, एक दूसरे से स्वतंत्र वियोजित नहीं हुए, मतलब एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से अलग नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, क्योंकि ये क्या थी, थोड़ा बहुत लिंकेज शो कर रही थी, सहलग्नता शो कर रहे थे। इस वजह से इनका जो रेशियो था वो 9:3:3:1 की जगह कुछ अलग आया। जबकि हमारा जो द्विसंकरण का था F2 पीढ़ी का जो रिजल्ट आता था वो 9:3:3:1 आता था, लेकिन यहां पर इनका जो अनुपात था वो कुछ और आया, जिसको उन्होंने परसेंटेज में शो किया, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती प्रोसेस, इसलिए वो यहां पर नई एनसीईआरटी में रखी गई आपको। तो मॉर्गन तथा उसके सहयोगी यह जानते थे कि जीन क्रोमोसोम में स्थित होते हैं। जो अपने मॉर्गन थे और उसके जो कलीग थे उसके साथ में जो काम कर रहे थे उन्हें पता था कि जो जीन होते हैं वो क्रोमोसोम पर उपस्थित है। क्यों, क्योंकि उस टाइम पर क्रोमोसोम की खोज हो चुकी थी, और इन्होंने शीघ्र ही यह भी जान लिया कि जब डाई हाइब्रिड क्रॉस में दो जीन जोड़ी एक ही क्रोमोसोम में स्थित होती है तो जनकीय जीन संयोजनों का अनुपात अजनकीय जीन से प्रकार से काफी ऊंचा रहता है। आपको भी पता है कि जो पेरेंटल या जन की प्रकार था वो तो दोनों केस में क्रॉस ए और क्रॉस बी में ज्यादा था, एक में 98% था, एक में अपना कितना था 68%, मतलब रेशियो पेरेंट वाला ज्यादा था। मॉर्गन ने इसका कारण दो जीनों का भौतिक संयोग या जुड़ाव होना बतलाया। जो हमारे मॉर्गन भैया थे उन्होंने बताया कि ये जो आपस में ये जो अनुपात बदल जाता है
पूरी तरीके से पेरेंट जैसे क्यों नहीं दिखते बच्चे? इस वजह से क्योंकि उसमें क्या हो रहा, कुछ गुणसूत्रों में क्या हो रही है, विभिन्नता, एक्सचेंज हो रहा है गुणसूत्र। इस वजह से क्या हो रहा, जो कुछ संतानें होंगी वो क्या होंगी, अपने पेरेंट्स से भिन्न हो जाएंगी। इतना क्लियर है? अब ऐसा तो कभी आपने नहीं देखा होगा कि पूरी संतानें अपने माता पिता से नहीं मिल रही, ऐसा नहीं होता। तो इसलिए यहां पर कहा गया कि जो जनकीय संयोजन था वो आजनकीय से ज्यादा था। आजनकीय मतलब अपने माता पिता से अलग। मॉर्गन ने इस घटना के लिए सहलग्नता शब्द दिए, जो एक ही क्रोमोसोम की जीन जोड़ियों के साथ होने का द्योतन करता। सहलग्नता मतलब लिंकेज शब्द का यूज किया था। ये थ्योरी आपको सब कवर हो चुकी है। साथ ही आजनकीय जीन संयोजन के उत्पादन को पुनर्संयोजन या रिकॉम्बिनेशन कहा। मतलब जो हमारे क्या थी, पेरेंट से अलग जो संतानें मिल रही थी उन्हें हमने क्या बोला, पुनर्योजन बोला था या रिकॉम्बिनेंट संतानें बोला था। मॉर्गन तथा उसके दल या सहयोगियों ने यह भी पता किया कि एक ही क्रोमोसोम में स्थित होने पर भी कुछ जीन जोड़ी में अधिक सहलग्नता थी, अर्थात पुनर्योजन बहुत कम था। मतलब क्या थे, क्रोमोसोम किसी पर क्या थे, ज्यादा उपस्थित थे, तो उनमें क्या थी, रिकॉम्बिनेशन कम थी। जैसा क्रॉस ए वाले में था, उसमें 98% अपना जनक आया था, 1.3% कुछ करके अपना क्या आया था, रिकॉम्बिनेंट वाला आया था। उदाहरण के लिए उसने पाया कि श्वेत और पीली जीन जोड़ी में सहलग्नता अधिक थी और इनमें पुनर्संयोजन 1.3% आया था। आपने देखा था 1.3%। क्यों आया था 1.3%? क्योंकि क्या था, इसका रीजन ये हो सकता है कि ये इसमें जो उपस्थित है, जो अपनी जीन है, ये आपस में क्या बहुत पास पास, इसको आप डायग्राम में भी देख रहे होंगे, इसमें जीन कितने दूर दूर उपस्थित है, इसमें जीन बहुत दूर दूर उपस्थित है, दोनों में क्या गैप ज्यादा है। जब गैप ज्यादा होगा तो उसमें रिकॉम्बिनेशन होने की प्रोसेस मतलब संभावना ज्यादा होगी, लिंक्ड होने की संभावना कम होगी। जब लिंक्ड होने की संभावना ज्यादा कम होती है और रिकॉम्बिनेंट होने की संभावना ज्यादा होती है तो उसमें क्या होता है, जनकीय प्रकार कम हो जाता है और अजनकीय प्रकार बढ़ जाता है। इतना क्लियर है आपको? मॉर्गन के शिष्य अल्फ्रेड स्टैटिवेंट, इसको बेटा अपना याद रख लेना, जो जीन मैप दिया था वो किसने दिया था, अल्फ्रेड स्टैटिवेंट ने एक ही क्रोमोसोम की जीन युग्मों की पुनर्योजन आवृत्ति को जीन के बीच की दूरी का माप बनाकर क्रोमोसोम में रिकॉम्बिनेशन मैप का नाम दिया। जो अपने क्या थे, अल्फ्रेड स्टैटिवेंट थे, इन्होंने ही बताया था कि जो अपना एक क्रोमोसोम होता, क्रोमोसोम में जो जीन के बीच की जो दूरी होती वो कितनी होती, वो किसने बताया था, अल्फ्रेड स्टैटिवेंट ने। और इस दूरी के आधार पर ही हमें पता चलता है कि जनकीय प्रकार कितना होगा और अजनकीय प्रकार कितना होगा। आजकल पूरे जीनोम के अनुक्रम के निर्धारण में आनुवांशिकी नक्शे का मतलब होता है अपना जेनेटिक मैप। जेनेटिक मैप वही है कि अपने जो जीनों के बीच की दूरी है, बहुत अधिक काम में लाए जा रहे हैं। ऐसा ही बाद में मानव जीनोम अनुक्रमण परियोजना में भी वर्णित किया गया। जब अब क्या डायरेक्ट मनुष्य पर तो एक्सपेरिमेंट करते नहीं, पहले क्या होता, किट वगैरह पर एक्सपेरिमेंट करते, उसके बाद फिर क्या मनुष्यों पर देखा जाता। अब ये क्या हमारा टुडे बी लर्न, वहां पर आपको बेटा जैसा अगर किसी को डाउट हो रहा हो इस वाले पॉइंट पर तो आप इसको स्किप कर दीजिए, इसको यहां समझने में बहुत दिक्कत हो रही है, इसको अलग कीजिए, आप सीधा यहां आइए। उनके कहने का मतलब ये था कि जब जीन आपस में पास पास उपस्थित होंगे तो जो जनक कैरेक्टर है या जो माता पिता के लक्षण है वो ज्यादा अपने बच्चों में दिखेंगे। अगर क्या लक्षण दूर दूर उपस्थित है या जीन दूर दूर उपस्थित होंगे तो जो वो लक्षण है वो उसकी क्या बच्चों में कम शो होगा, ये इनका मतलब था। तो अभी ये क्या हमारा टुडे वी लर्न, इसमें हमें क्या क्वेश्चन दिए थे बुकल, इसमें क्या है, जीन मैप की खोज किसने की थी ये आपको बताना। आज क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं है तो आपको ये 2 ही क्वेश्चन करने हैं। तो इसमें देखा था पीला शरीर और सफेद आंख, भूरा शरीर और लाल आंख का जो जनकीय प्रकार था, उनकी जो परसेंटेज आई थी वो आपको बतानी है। क्रॉस ए में था वो आपको परसेंटेज बतानी है, कई बार रिपीट कर दिए, ये आंसर आपको कर देने हैं। तो क्या है, ये लेक्चर आपको कंटिन्यू देखते जाने हैं। अगर जहां भी डाउट है तो आपको जाकर के कमेंट में बता देना, तो आपके वो डाउट नेक्स्ट लेक्चर में क्या होगा कंप्लीट कर दिए जाएंगे। तब तक के लिए क्या पढ़ते रहें और एक्स क्लासेस चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।